नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपने ऑनलाइन के जो एयरफोर्स नेवी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो 301 से 330 क्वेश्चन तक रहेगा। चलिए आज देखते हैं हम आपके लिए कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 301, यदि पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 4 गुनी हो जाए तो संवेग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो P बराबर √2mE होता है। अब जरा देखिए कि संवेग जो है वो गतिज ऊर्जा के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं गतिज ऊर्जा को 4 गुनी करूंगा तो संवेग दुगना होगा, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। तो गतिज ऊर्जा को 4 गुना करने पर संवेग क्या है, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। गतिज ऊर्जा यदि वो आपको 9 गुना कहता तो संवेग 3 गुना होता। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा की क्रिया को किसके आधार पर समझाया जा सकता है। देखिए, जब किसी तार में धारा चलती है तो इलेक्ट्रॉन टक्करें करता हुआ अपवहन वेग करता हुआ चलता है, और प्रत्येक टक्कर के बाद सारी ऊर्जा वो अपने परमाणु को दे देता है, जिससे वहाँ हीट जनरेट होती है। तो वो कहता है किसके कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम इस चीज़ को डिस्क्राइब बता सकते हैं, समझा सकते हैं। किस नियमानुसार सभी भागों पर दाब समान रहता है। देखिए, ये तो आप जानते हैं, दाब सभी दिशाओं में समान रहता है। जब किसी बिंदु पर दाब लगाते हैं तो सभी बिंदुओं में समान रूप से दाब जो है वो बढ़ जाता है। ये घटना जो है, ये नियम जो है, ये पास्कल ने दिया था। हाइड्रोलिकल लिफ्ट वगैरह सभी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये किसका नियम है हमारे पास, पास्कल का नियम है। प्रश्न नंबर 304, आरसी जो है कि विमा क्या होगी। देखिए, आरसी की विमा अभी मैंने इससे पहले ही बात किया था, पिछले सीरीज में भी। L/R दिया हो, RC दिया हो या √LC दिया हो, ये तीनों ही याद रखना है। वो तीनों ही किसके बराबर होते हैं, समय के बराबर होते हैं। M0 L0 T1 इसका जो है विमा होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है तीनों ही। इस पर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इनके ऊपर। एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, ठीक है। उनमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है उसी दिशा में। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये प्लस का और ये माइनस, और बल लिखे जाएंगी प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। और उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी, इधर N लगा दिया और इधर मैंने S लगा दिया। चुंबकीय बल रेखाएं भी उसी दिशा में जा रही है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं। अब कहता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी उसी दिशा में जा रहा है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, इसलिए इस पे लॉरेंज बल तो नहीं लगेगा। F बराबर फॉर्मूला होता है QVB sin 0 डिग्री, क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण लॉरेंज बल तो इस पे काम नहीं करेगा। लेकिन विद्युतीय बल तो काम करेगा, क्योंकि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, QE, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा तो इसके वेग में लगातार कमी आती जाएगी। तो यहां पर उसका पथ में तो कोई विचलन नहीं होगा, सरल रेखा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके वेग में लगातार कमी आएगी तो क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़ जाएगा। बाईं ओर नहीं मुड़ेगा, नहीं, क्योंकि लॉरेंज बल तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण में बढ़ जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण में घट जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित होती है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पनडुब्बी सब पता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। पनडुब्बी, जहाज, ये सब अगर पानी में शिप तैर रहे हैं तो वो सब आर्किमिडीज के थ्योरी पे काम कर रहे हैं। अगर हाँ पानी में सुई तैर रही है तो पास इसका नियम आ जाता है अपने बात, ठीक है। प्रस्ताव के बारे में बात आ जाती है। तो फिलहाल अपने पनडुब्बी के बारे में है तो आर्किमिडीज की थ्योरी के आधार पर होता है। एक लंबी क्षैतिज धात्विक छड़ जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम में दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण गिर रही है तो सिरों के बीच विभवांतर क्या है। देखिए, जब कोई छड़ किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होती है तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर E बराबर फॉर्मूला होता है VBI, और इसके लिए शर्त है तीनों एक दूसरे के वेग, चुंबकीय तीव्रता और लंबाई एक दूसरे के लंबवत रहनी चाहिए। प्रश्न आ जाइए। प्रश्न में पहली बात क्या है कि छड़ कौन सी दिशा में है, पूर्व पश्चिम में, और पूर्व पश्चिम में छड़ है, और तीव्रता के अपने पृथ्वी की किधर है, उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका मतलब जो है इसकी जो लंबाई है और चुंबकीय तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है।
और गिर रहा है किधर, नीचे की ओर, इसका मतलब वेग भी लंबवत है, इसका मतलब तीनों घटक एक दूसरे के लंबवत है, तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा E बराबर VBL। लेकिन जब वो छड़ नीचे की ओर गिर रही होगी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार उसका वेग बढ़ रहा होगा। यदि वेग बढ़ रहा होगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ रहा होगा। तो इसमें जो है समय के साथ विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो नियत वेग से तो नहीं गिरेगी, उसका वेग में लगातार वृद्धि होगी। इस पर एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग हमें दे दिया है 0। इसके द्वारा चौथे तथा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियां का अनुपात क्या होगा। देखिए 90वें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला होता है S बराबर U, ठीक है, A/2 × 2n-1। हमें किसके बारे में पूछा गया है, चौथे और तीसरे, यानी कि फॉर्मूला किसके समानुपाती है, 2n-1। पहली बात, चौथा सेकंड बटे में कौन सा आएगा, तीसरा सेकंड। फॉर्मूला आएगा 2 × n का मान 4-1 बटे में 2 × 3-1, ठीक है, ऊपर 8 में से गया 7, ठीक है, 6 में से गया 5, यानी कि 7/5 इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 7/5। ये हमारा 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न, यदि कण नियत चाल से चले और आर त्रिज्या के वृत्ताकार बराबर दूरी तय करता है अर्धवृत्त में, तो क्या होगा। देखिए वृत्ताकार पथ पे चल रहा है नियत समय में चाल से, चाल नियत है, यहाँ भी कितनी है, v है, और यहाँ भी क्या है, v है। अर्धवृत्त पे यदि यहाँ ये चाल v है तो यहाँ भी चाल क्या रहेगी, v रहेगी। यहाँ चाल तो नियत है लेकिन वेग नियत नहीं है, क्योंकि लगातार दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। संवेग परिमाण भी एम्बियर होगा, लेकिन एम्बियर नहीं होगा, एम्बियर पूरे वृत्त के लिए होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चाल में परिवर्तन नहीं हुआ। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv², ठीक है। ना तो द्रव्यमान बदला ना चाल बदली, इसलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। एक m द्रव्यमान की गाड़ी खुरदरी क्षैतिज सड़क पर संवेग p से गति कर रही है। टायर व सड़क के बीच घर्षण गुणांक जो है म्यू है। तो विराम अवस्था से आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। देखिए विराम अवस्था से आने से पहले दूरी तय की गई u² v² बराबर u² बराबर -2as होता है। अंतिम वेग 0 हो जाएगा, इसलिए s बराबर आएगा u² बटे में 2a। लेकिन खुरदरी सड़क है तो घर्षण गुणांक a बराबर कितना आएगा, μg। तो s बराबर फॉर्मूला आएगा u² बटे में 2μg। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, संवेग भी लाना है, इसलिए s बराबर u² बटे में 2μg। एक काम करते हैं, m² से ऊपर गुणा कर देते हैं और m² से नीचे गुणा कर जाए। mu ये हो गया संवेग, इसलिए s बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, p² बटे में 2μg × m²। तो ये वो दूरी आ जाती है जो विराम आने तक तय की जाती है। तो फॉर्मूला इसमें देखते हैं कौन सा आ जाएगा, p² बटे में m नहीं है तो यहाँ p² बटे m² है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसके साथ मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 311, एक अर्धवृत्तीय वलय अपने अक्ष पर घूम रहा है तो जड़त्व आघूर्ण क्या है। देखिए अर्धवृत्तीय वलय जब अपनी अक्ष पर घूमता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो जड़त्व आघूर्ण है वो वृत्ताकार अर्धवृत्त होने पर भी जड़त्व आघूर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वलय है तो पहले भी mr² था और अब भी कितना रहेगा हमारे पास, इसका mr² रहेगा। यदि वो अर्धवृत्ताकार पर अगर वलय की जगह चकती बोलता तो 1/2 mr², अर्ध होने से उसके जड़त्व आघूर्ण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तप्त करने पर क्या होगा, तप्त करने पर प्रसार, देखो गर्म करने पर प्रसार केवल ठोस में नहीं, ठोस द्रव सभी में होता है। भार बढ़ा देता है, क्योंकि भार तो देखो mg होता है, द्रव्यमान तो गर्म करने से कभी बढ़ता ही नहीं है। घनत्व कम कर देता है, बिल्कुल जब कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें आयतन में प्रसार होता है। जब आयतन बढ़ता है तो v बराबर आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे में घनत्व। जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व का मान घटता है, क्योंकि द्रव्यमान का मान नियत रहता है, इसलिए यहाँ पर घनत्व का मान क्या हो जाएगा, उसके लिए कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, 5 माइक्रोफैरड जो है संधारित्र
1 बटे में 1000 ओम प्रतिघात के लिए आवर्ती का मान क्या है। देखिए सबसे पहले हमें प्रतिघात का मान दे रखा है XC का मान दे रखा है 1 बटे में 1000 ओम दे रखा है। दूसरी बात धारिता का मान दे रखा है अपने को 5 माइक्रोफेरेड और पूछा क्या है हमसे आवर्ती का मान पूछा है। देखिए फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। XC बराबर 1/ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है 2πfc, ठीक है। और हमें पूछा क्या है आवर्ती का मान पूछा है, तो आवर्ती F बराबर आ जाएगा 1/2πxc इंटू C। F बराबर 1/2πx जो है C का मान कितना है अपने पास 1 बटे में 1000 इंटू 5 गुणा 10 की पावर -6 इसका मान। देखिए 1000 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, बटे में 5 गुणा 10 पाई और -6 को ऊपर ले जाते हैं तो +6 ये कट जाएगा। तो F बराबर कितना आएगा 100 बटे में पाई 10 की पावर 6 को मेगा के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ मेगा हर्ट्ज के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारा आंसर जो आएगा 100 बटे में पाई मेगा हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान कितना होता है। देखिए चुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। ये देखिए एक चुंबक है N और S, ये इसकी निरक्ष है, बल रेखाएं जाएंगी और इस प्रकार से यहाँ जाएंगी। तो यहाँ पर निरक्ष पर जो है क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण नमन कोण कहलाता है और वो कितना आएगा हमारे पास 0 डिग्री। ये है निरक्ष होती है, अक्ष के लंबवत रेखा जो है वो निरक्ष कहलाती है और वहाँ बनाया गया कोण 0 डिग्री रहेगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चपटी वृत्ताकार प्लेट को जल की सतह से उठाना है तो बल पूछा है। देखिए प्रश्न आप T बराबर होता है F बटे में L। F बराबर फॉर्मूला होता है T इंटू कितनी लंबाई रहेगी चारों तरफ 2πr। इस प्रकार से कोई प्लेट है और उसको अपने ऊपर उठाना है। ये सारे जो है यहाँ पर अणु चिपके हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो F बराबर T का मान कितना है अपने पास 70 गुणा में 2π। अच्छा R का मान कितना दे रखा है अपने को 2 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए तो 7 4 28 हो गया, तो F का मान आ गया 280 पाई और ये सारा रिजल्ट किस में आएगा डाइन में 280 पाई आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और एयरफोर्स नेवी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस स्थिति में उसका भार बढ़ेगा। देखिए भार बढ़ने के लिए फॉर्मूला, जब कोई लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो भार W बराबर क्या होता है mg+a, ठीक है। लेकिन इसने भार को कम करना कहा है। यदि कोई लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ जाती है तो भार हो जाता है W बराबर mg-a, यानी कि भार कम होता है। यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आती है तो भार में कमी आती है। ए त्वरण से ऊपर की ओर, नियत त्वरण से नीचे की ओर, बिल्कुल नियत त्वरण से जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो उसके भार में क्या होगा कमी आएगी। एक समान वेग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ वजन बढ़ेगा, यहाँ वजन कम होगा, और जब वेग नियत है तो वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदर्श गैस A तथा व्यवहारिक गैस B के आयतन समतापीय अवस्था में V से बढ़ाकर 2V कर दिए गए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस में ज्यादा होता है, इसलिए मैं कहूंगा B के लिए A की तुलना में अधिक परिवर्तन होगा। ये याद रखना, ये मान सीधा ही। A आयाम से सरल आवर्त गति करते हुए कण की गति एवं स्थितिज ऊर्जाएं समान है। मध्य स्थिति से विस्थापन क्या होगा। देखिए गतिज ऊर्जा और प्रश्न में क्या कहा है स्थितिज ऊर्जा समान है, तो मध्य स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2k a² माइनस y² बराबर होगा 1/2k y²। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा समान है, 1/2k कट गया तो a² माइनस y² बराबर आ जाएगा y²। तो फिर a² बराबर आ जाएगा 2y²।
तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2, या विस्थापन कितना आएगा ए बटे में √2 मान आ जाएगा। तो ए बटे में जो √2 है हमारा सी ऑप्शन इसके अनुसार आंसर आएगा। 19 नंबर, अशुद्ध कथन ज्ञात कीजिए, मतलब फॉल्स, गलत कथन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता कब है? कहता है पृथ्वी के जो केंद्र की ओर जाए, बिल्कुल केंद्र की ओर जाए तो जी का मान घटेगा, और केंद्र पे जाए तो जी का मान 0 होगा, ये तो सही है। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर जाएंगे तो भी जी का मान कम होगा, ये भी सही है। पृथ्वी तल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ये गलत कथन है, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं जी का मान घटने वाला और ये बढ़ा रहा है। ठीक है, घूर्णन बंद कर दे तो भी हमारे पास घूर्णन का वेग बढ़ा दिया जाए, बढ़ाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा। सर्दियों में ऊन के कपड़े पहनते हैं, देखिए सर्दी में ठंड लगती है तो जैकेट पहन लेते हैं, कारण क्या है कि बाहरी वातावरण आंतरिक वातावरण के बीच में पतली वायु की फिल्म बन जाती है। पतली वायु की फिल्म जो है वो ऊष्मीय कुचालक होती है, ठीक है, जिसके कारण हमें ठंड लगना बंद हो जाता है। जब एक हाइड्रोजन परमाणु बामर श्रेणी का एक फोटोन सर्जित करता है, तो देखिए बामर श्रेणी लाइमन से ऊपर की बात है। जब फोटोन बामर श्रेणी में आएगा तो वो क्या करता है, इससे और फोटोन सर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल बामर श्रेणी से एक डाउन और भी स्टेप आ सकता है, यानी कि वहाँ से एक फोटोन सर्जित हो सकता है। तो पाषाण श्रेणी में अन्य फोटोन सर्जित करता है, बिल्कुल ठीक है। लाइमन श्रेणी में कर उत्सर्जित करता है, हाँ बिल्कुल लाइमन, तो बामर के जस्ट नीचे क्या है, लाइमन है, तो लाइमन श्रेणी में एक फोटोन और भी उत्सर्जित करता है। ये गलत कथन चुनिए। कूलाम के नियम के बारे में देखिए, कूलाम का नियम आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बारे में, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में कूलाम बल काम करता है, हाँ नाभिक के अंदर नहीं करता, नाभिक के अंदर तो विद्युत अपने पास नाभिक के बल काम करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में कूलाम बल काम करता है। सही कथन ढूंढना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है, इनके अंदर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधता है, अणुओं को परस्पर बांधकर अणु परमाणु परस्पर बांधकर अणु बनाता है। ये सब जहां भी आपका आकर्षण लगेगा, ठीक है, अणु व परमाणु को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है, लेकिन ठोस बनाने में ऐसे किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये अणुओं और परमाणुओं के बीच लगने वाला बल होता है, वो कूलाम बल है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार E बराबर hν माइनस फाई, फाई जो है वो कार्यफलन होता है। ठीक है, यहाँ E के क्या दिखाया गया है, तो ये गतिज ऊर्जा दिखाई जाती है, इसको हाफ mv स्क्वायर बराबर अपने ये भी लिख सकते हैं hν माइनस h0। तो ये किसी भी उत्सर्जित जहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। आपतित फोटोन की ऊर्जा और कार्यफलन का जो अंतर है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। एक समतल प्रगामी तरंग का समीकरण दे रखा है अपने को, ठीक है, हमें क्या पता करना है, तरंग की आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और चाल पता करनी। सबसे पहले इनसे ओमेगा का मान निकालो। देखिए ओमेगा का मान ये क्या होता है, ओमेगा का मान ओमेगा टी होता है, यानी कि कितना मान आया 200 पाई। इसी प्रकार के का मान होता है kx, के का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 20 पाई बटे में 17। ठीक है, हमें पूछा गया है सबसे पहले चाल ही निकाल लेते चलो। v बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाय के, तो v बराबर ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 200 पाई बटे में 20 पाई अपॉन जो है 17, ये कट गया इससे। ठीक है, कितने पे कटेगा 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो v का मान आ जाएगा 170 मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान आ गया 170। वैसे तो देखा जाए तो 70 पहले ऑप्शन में ही है, कई बार अपने को एक ऑप्शन मिल जाता है, इससे आंसर मिल जाता है, बाकी कैलकुलेशन ही नहीं करते हम कई बार। तो चलिए लैम्डा का मान निकालना है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है 2 पाई बटे में k, क्योंकि k बराबर 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो 2 पाई बटे में k का मान अभी लिखा अपने 20 पाई गुणा में 17। ठीक है, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 1.7, तो हमें 1.7 मीटर लैम्डा का मान भी आ गया। और फिर पूछा है आवर्ती, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f, तो f बराबर आएगा ओमेगा बटे में 2 पाई, f बराबर, अच्छा ओमेगा का मान कितना आएगा 200 पाई बटे में 2 पाई।
ठीक है, कट गया अपने पास, तो F बराबर आ गया 100 हर्ट्ज। और ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पहले ऑप्शन में उपस्थित हैं, इसलिए हमारा ए ऑप्शन तीनों स्थितियों को संतुष्ट कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, आवेश 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, 5.1 गुना 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, यानी कि R का मान दे रखा है अपने को 5.1 गुना 10 की पावर -11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में, ठीक है। 6.8 गुना 10 की पावर 15, ये 1015 नहीं है, ये 10 की पावर 15 है, ठीक है। चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से परिक्रमण कर रहा है, धारा का मान क्या होगा? आवृत्ति दे रखी है अपने को 6.8 गुना 10 की पावर 15, ठीक है। धारा होती है I बराबर जो है हमारे पास आवेश इनटू आवृत्ति, क्योंकि Q/T होता है। T को मैंने 1/T को N लिख दिया मैंने। Q का मान कितना दे रखा है? क्या मान दे रखा है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 इंटू आवृत्ति 6.8 गुना 10 की पावर 15, ठीक है। इससे अपने सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 1.1 गुना 10 की पावर -3 एम्पियर। और हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। सीधा सीधा I बराबर धारा बराबर होता है आवेश इंटू आवृत्ति, ये भी एक धारा का ही फॉर्मूला होता है। 1/T को मैंने N लिख दिया है। जब प्रकाश वायु से पानी में प्रवेश करता है तो देखिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो पहली बात अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए, आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेग बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, वेग कम होगा तो लैम्डा कम होगा, ठीक है। एक माध्यम से वायु से पानी में प्रवेश करता है तो ऐसी घटना में पहली बात आवृत्ति नियत रहती है। वेग कम होगा तो लैम्डा का मान भी कम होगा। आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति वही रहती है, परंतु वायु की तुलना में पानी में तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वेग भी कम हो जाता है। बाकी से ऑप्शन हम पढ़ने की जरूरत ही नहीं बची हमें। समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है, तो छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? देखिए, जब बहुत सारी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद का निर्माण किया जाता है तो सी आपसे पूछा जाए बड़ी बूंद की धारिता N की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता, ये इनमें आपस में संबंध होता है। सी बराबर कितनी बूंदें मिलाकर बनाई गई है इनको अपने को, ठीक है, 8 बूंदों को मिलाकर बनाया गया, तो 8 की पावर कितनी आएगी? 1/3 इंटू सी, तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी आ जाएगी? दुगनी हो जाएगी छोटी बूंदों की तुलना में। ये सीधा फॉर्मूला है धारिता ज्ञात करने का। पीएन संधि डायोड का अगर अवनित अवस्था में विभव प्राचीर पर क्या, चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ता है? विभव प्राचीर जो है इसकी चौड़ाई पर हमेशा क्या होती है? फॉरवर्ड बायस में घटती है। अंडरस्टूड है ये? तो यंग की द्विस्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है? डी को दुगनी कर दिया जाता है। कितना कर दिया गया? 2D। फ्रिंज की स्थिति वैसे ही बनी रहे तो स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। बीटा वही रहना चाहिए, लैम्डा वही रहना चाहिए। यदि D को आप दुगना करते हो तो इसका मतलब कैपिटल D को भी आपको क्या करना पड़ेगा? दुगना ही करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ये निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक बल प्रति इकाई क्षेत्रफल का मात्रक नहीं है? मात्रक जो है बल प्रति इकाई मात्रक नहीं है। देखिए, इन सब मात्रक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मगर मैंने इसमें गौर से देखूं तो मुझे पता है विकृति का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है, कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए इनमें देखा जाए तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, दाब, सभी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो राशि है वो मात्रकहीन होती है। इसका मात्रक भी क्या रहेगा? न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर रहेगा। दाब का मात्रक भी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर रहेगा। तो विकृति का कोई मात्रक होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 130 था। तो आज हमने आपसे 330 क्वेश्चन तक आपसे डिस्कस कर ली है मैंने। इसी प्रकार ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन को दीजिए। हम अगली सीरीज में उन क्वेश्चन को शामिल करेंगे। अगली सीरीज तक के लिए जय हिंद।